सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज मैं आपको हार्ट्रन के एग्जामिनेशन में जो जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें जो PYQs आए हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि मैं 41 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, तो एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस ही पॉसिबल हो पाते हैं। तो आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन यानी कि 6 to 10th क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिफाइन द टर्म नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए गाइज, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पूछा जाता है कि ये क्या होता है। देखिए, टोपोलॉजी मीन्स कनेक्ट करना। नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स कि हम जब अपने डिवाइसेस को फिजिकली या लॉजिकली अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं ताकि उनमें इंटरनेट शेयर हो सके, तो उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिजिकली कनेक्ट करना मीन्स कि हमने वायर्स के थ्रू, कोड्स के थ्रू हमने उसको कनेक्ट किया है। ठीक है, लॉजिकल अरेंजमेंट्स होते हैं जिसमें कि हमने जैसे थ्रू वाईफाई, वायरलेस कनेक्शन किया हो डिवाइसेस में ताकि उनका नेटवर्क कनेक्ट हो सके, तो उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। बहुत से टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें डायग्राम पूछा जाएगा, हमें बताना होगा कि वो डायग्राम है वो किस टोपोलॉजी से रिलेट करता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। एज यू आर सीन डायग्राम, देखिए लिखा हुआ है ना बस टोपोलॉजी। तो फर्स्ट जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग एक सिंगल वायर जा रही है, एक सिंगल केबल जा रही है, उसके अंदर ही सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो इसी की एडवांटेजेस भी बनती हैं, डिसएडवांटेजेस भी बनती हैं। जैसे कि अगर एक वायर कनेक्टेड है, वैसे तो ये देखा जाए तो ईजी टू कनेक्ट है ना, एक ही वायर से हम सभी पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। बट इसकी एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर वो केबल ही ख़राब हो जाए तो सारे पीसी अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजी होता है। आगे स्टार टोपोलॉजी, जिसमें कि एक सेंटर में हब बना होता है जिसके अंदर सारा नेटवर्क रहता है, तो उसी से सारे डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट रहते हैं। इसकी ये एडवांटेज है कि ये जो सारे डिवाइसेस हैं ये एक हब से कनेक्टेड रहते हैं, तो इससे इनका नेटवर्क भी बहुत फास्टर होता है। बट इसकी डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर एक ये हब ही ख़राब हो जाए तो सारे डिवाइसेस अपने आप ही डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मीन्स कि एक रिंग की शेप लेता है। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा फोर्थ से, फिर फोर्थ वाला फिर से 1 से कनेक्टेड होता है, तो इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है मैश टोपोलॉजी, जिसमें कि सारे डिवाइसेस हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसकी एडवांटेज ये भी है कि उनको नेटवर्क अच्छे से मिलता है। मान लो कोई एक डिवाइस अगर ख़राब भी हो जाता है तो उसको बाकी सारे डिवाइसेस से जिससे वो कनेक्टेड है तो उससे ईजिली उसको नेटवर्क मिल सकता है। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसको कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। 4 डिवाइसेस से अगर हम एक डिवाइस को कनेक्ट करवाते हैं तो उनका कोड मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी, जिसमें कि एक हेरेरिकल मैनर में वो चलेगा। एक सुपर हब होगा जिसमें कि सारा नेटवर्क रहता है, उसी से 2 डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। फिर उन 2 डिवाइसेस से आगे 4 डिवाइसेस, फिर आगे 16 डिवाइसेस, आगे 32 डिवाइसेस। इस तरह से जब सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो उसको हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। आगे हाइब्रिड टोपोलॉजी है, जिसमें कि कोई फिक्स नहीं होता कि हमें कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ करना है या कौन से लॉजिकल अरेंजमेंट का यूज़ करना है। कोई भी डिवाइस किसी भी पीसी से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें मिक्सचर बनाना होता है किसी भी 2 टोपोलॉजीज़ का या 3 टोपोलॉजीज़ का, तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। सो नाउ नेक्स्ट आवर सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई कैश बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम पासबुक। कैश बुक है वो पासबुक से कैसे अलग है, हमें उसके बारे में बताना है। देयर आर वेरियस रीजन्स दैट डिफ्रेंशिएट द पासबुक फ्रॉम कैश बुक। अब हमें पता है कि ऐसे तो नेम से ही पता लग रहा है ना कि पासबुक तो बैंक वाले बनाते हैं, लेकिन जो कैश बुक होती है वो बिजनेस बनाता है। तो उसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि हम पासबुक को कैश बुक से अलग कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट, a cash book is a business internal records of all cash and bank transactions, while a passbook is a bank record of customers transaction on their accounts. कैश बुक हमारा बिजनेस बनाता है खुद के इंटरनल रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए, जिसमें कि कैश की या बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जो पासबुक होती है वो बैंक की रिकॉर्ड होता है, जिसमें कि कस्टमर का जो अकाउंट होता है उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कस्टमर के अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम पासबुक का यूज़ करते हैं। कैश बुक एक कंपनी का रिकॉर्ड होता है जिसमें कि कैश फ्लो का पता किया जाता है कि कंपनी में कितना कैश आ रहा है या कितना जा रहा है, कैश कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। जबकि पासबुक एक बैंक का रिकॉर्ड होता है जो कि सेम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है बैंक के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो बैंक होता है बैंक के अकॉर्डिंग कितना पैसा बैंक में किसी अकाउंट में, किसी कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, उसके अकाउंट के रिकॉर्डिंग हमें उसको रिकॉर्ड करना, उसको ही हम पासबुक बोलते हैं। प्रीपेड बाय, कैश बुक को कौन प्रिपेयर करता है, बिजनेस या फिर इंडिविजुअल जिसका वो अकाउंट है, लेकिन जो पासबुक होती है वो बैंक प्रिपेयर करता है। कैश बुक होती है वो बहुत
सारे फाइनेंशियल ईयर्स में बनाई जाती है, लेकिन पासबुक का कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं होता। कैसे? देखो, जो कैश बुक है वो तो हमें पता है कि हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा कब से होगा, 1 अप्रैल से, कब तक चलता है, 31 मार्च तक। तो हमें जो भी हम बिज़नेस बनाएंगे, चाहे कोई भी फर्म बनाएंगे, तो हमें अपना बिजनेस शुरू करने के बाद हमारी कैश बुक को ओपन करना होता है और लास्ट में उसको 31 मार्च को क्लोज करना होता है। देन नेक्स्ट ईयर में हमें न्यू कैश बुक बनानी होती है। लेकिन जो पासबुक होती है उसका कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं होता। आपको कभी किसी ने कहा है कि आप बैंक में जाके अपना नया साल आया है तो आप नए साल में अपनी नई बुक्स बनाओ? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। पासबुक तो हमारी कितने सालों से चलती आ रही है, बस जब वो ख़त्म हो जाती है तब हम उसको न्यू अपडेट करवा सकते हैं या न्यू ले सकते हैं, न्यू इशू करवा सकते हैं। लेकिन पासबुक का कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, लेकिन कैश बुक का फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि डिफ्रेंशिएट करता है कैश बुक को पासबुक से। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द F11 कंपनी फीचर्स इन टैली। F11 फीचर्स बताने हैं। देखो, F11 अगर नहीं भी आता क्वेश्चंस में तो हमें पता होना चाहिए कि टैली के क्या फीचर्स होते हैं। टैली के फीचर्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि टैली के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। टैली के फीचर्स में ये भी आता है कि F1, F2, F3 कीज़ होती हैं, वो किस लिए यूज़ की जाती हैं। और टैली में जब हम कंपनी को बनाते हैं, कंपनी बनाने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी तो बन चुकी है बट उसके जो फीचर्स हैं वो आप अपने बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो वो जो फीचर्स होते हैं जिसमें हम टैक्सेस को नो या येस करते हैं तो उनको हम F11 फीचर्स कहते हैं। तो इसमें पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। Features is a shortcut key used to access and modify company specific features related to accounting, inventory and statutory taxations। Features एक ऐसी shortcut keys होती हैं जो हमें इन functions को, जैसे कि accounting, inventory, taxations, इनको modify करने में या इनको access करने में हमारी help करती हैं। ठीक है, तो मेनली 6 टाइप के फीचर्स होते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर, जो कि एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें कि हमें अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना, हमें अपने बिल बनाना, बिल वाइज एंट्री करना, हमें इनके बजट्स को बनाना, इनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग फीचर्स को येस करना होता है। सेकंड फंक्शन होता है इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर का मीनिंग यही है कि जिसमें हम स्टॉक के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हमने अगर हमें कोई भी स्टॉक बनाना है जिसमें कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, उसका प्राइस, उसका रेट, उसका गोडाउन, कहाँ पर वो जो है हमारा जो स्टॉक होगा वो लोकेट किया जाएगा, कहाँ पर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो स्टॉक से रिलेटेड या उसके डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें इन्वेंट्री फीचर्स को भी येस करना पड़ता है। स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन, यानी कि अगर हमें किसी भी तरह का टैक्स एनेबल करना है, जैसे कि GST, वैट, TDS, TCS और अदर कोई भी टैक्स होगा, तो उसके लिए हमें टैक्सेशन में अपने रिलेटेड फीचर को, जैसे हमें GST को येस करना है तो हमें GST को ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी टैक्स को येस कर सकते हो। ऑनलाइन एक्सेस होता है कि जिसमें हम अपने टैली में जितनी भी सर्विसेज को यूज़ करते हैं या जितना भी डाटा है वो हमारा ऑनलाइन सेव होता रहता है व्हेन वी आर यूजिंग लाइसेंस मोड। ओके, जब भी हम अपने लाइसेंस की ID को ओपन करते हैं तो हमारा जो डाटा होगा वो वैसा ही रहता है एज इट इज़, यानी कि वो हमारे नेटवर्क पे सेफ रहता है। ठीक है, तो वो ऑनलाइन एक्सेस होता है। पेरोल में क्या आता है कि जब भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं तो उनकी जो सैलरी स्लिप बनानी होती है, जिसमें कि हम उसमें TA, HRA, MA, PF इन सबको देते हैं अपनी सैलरी के साथ, तो उनको हम पेरोल कहते हैं। TA क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का भी फील्ड वर्क है तो उसको ट्रैवलिंग करने के लिए जो पेट्रोल चार्जेस दिए जाएंगे या फिर उसको बाहर खाने पीने का कुछ खर्चा दिया जाएगा वो TA में आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस में। हाउस रेंट अलाउंस होता है। HRA मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन अपने घर से बाहर कहीं पे जॉब करता है तो उसको वहाँ पर सैलरी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, उसके वहाँ पर PG या किसी रेंट पे रहने के लिए कहीं पे उसको कुछ हेल्प दी जाती है, तो उसको हम HRA बोलते हैं। मेडिकल अलाउंस यानी कि MA। मेडिकल अलाउंस मीन्स कि अगर वो कभी बीमार वगैरह हो जाता है तो उसको कुछ खर्चा पानी दिया जाता है। आगे अब जो अलाउंसेस होते हैं वो तो उसकी सैलरी में ऐड किए जाते हैं, यानी उसको दिए जाते हैं। लेकिन अब कल को उसको कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि जिसमें उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बार बार अपने ओनर से, अपने एम्प्लॉयर से पैसे ना मांगे। इसलिए क्या होता है कि एज ए गवर्नमेंट भी ये रूल अप्लाई किया गया है कि किसी भी पर्सन को अगर उसकी सैलरी दी जाती है तो उसमें से कुछ % उसकी सैलरी का काट के अपने पास उसके अकाउंट में रखा जाता है, जो प्रिजर्व होता है। उसको कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो बाद में उन पैसों को निकलवा सकता है। ठीक है, तो उसको किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसको जो भी वो अमाउंट को अपने डिपॉजिट करवाएगा अपनी सैलरी की कुछ % में से, तो उसको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो वो उसकी सैलरी में कट किया जाता है। तो पेरोल ये होता है जिसमें कि हम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी देते हैं तो उसकी सैलरी स्लिप बनाई जाती है। अदर्स में क्या आता है कि ऐसे कोई भी फीचर्स जो इन सब फीचर्स में जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, इनमें नहीं जाते तो वो अदर्स में जाते हैं।
ठीक है। सो नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th जनरेशन पूछी हुई है, सिर्फ 5th जनरेशन का पूछा है। देखो एआई का तो आप सभी को पता है, एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें जो गॉड ने इंटेलिजेंस दी है हम सभी ह्यूमन को, वो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। लेकिन अगर हम खुद उस इंटेलिजेंस को बनाते हैं हमारी कॉपी करने के लिए कि हमारे जैसी इंटेलिजेंस ही किसी और के अंदर आए, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। किसी और के अंदर का मीनिंग है कि हमारे पास जैसे कि कोई रोबोट्स हों, कोई ऐसी मशीनरीज हों जो हमारे साथ हमारा काम करवा सकें, पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकें, ठीक है, तो उसको हम एआई बोलते हैं। अब ये जो एआई है ये किस किस सिस्टम में चलती है, डेस्कटॉप में, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में या स्मार्टफोन्स, जो भी न्यू या मॉडर्न डेस्कटॉप्स आए हैं उन सब में ये एआई है वो चलती है। और आजकल तो वैसे भी इसका बहुत यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो गिबली आर्ट है या 3D मॉडल्स हैं, हम यूज़ करते हैं ना उसको, तो वो एआई के थ्रू ही यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन जो कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल है। ये मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में आ जाता है और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल में देयर आर 2 पार्टीज। अब देखिए जो मैं हूँ वो मैंने अपना पहले लिखा है, जैसे कि सेलर एंड बायर। इस कंडीशन में मैं सेलर हूँ, ठीक है। बिल्स पेबल में मैं पहले बायर हूँ। तो हम पहले बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं। तो इसमें सेलर मैं हूँ, तो सेलर एंड बायर 2 पार्टीज होती हैं इसमें। व्हेन सेलर सेल द गुड्स टू द बायर, जब भी कोई सेलर यानी कि हम अगर हमारी गुड्स को किसी को सेल करते हैं तो हमें एक बिल देना होता है बायर को, है ना। एज ऑब्वियस अगर कोई भी हमसे माल खरीदेगा तो हमसे बिल तो मांगेगा ना, तो हम उसको एक बिल देते हैं। जब तक उसने हमारे बिल पे पैसे नहीं दिए तो हम क्या करते हैं, उस बिल को कहते हैं उस पार्टी को जिसने हमसे माल खरीदा कि वो आप हमारे बिल को एक्सेप्ट करो, उस पर साइन करो, और जब आपके पास पेमेंट होगी आप हमसे पेमेंट देना और हमसे बिल ले जाना, ठीक है। तो जो बायर होता है वो उस बिल पे हमें पेमेंट देता है। तो जब हमें पेमेंट मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सच पेमेंट रिसीव बाय द सेलर फ्रॉम द बायर्स बिल। जो बायर माल खरीदेगा तो उसको बिल मिलता है, उस बिल पे अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उस बिल को हमने अपने पास उसके साइन करवा के रख लिया। जब उसके पास पैसे होंगे तो वो अपने पैसे हमें देगा और अपना जो बिल है वो वापस ले जाएगा। तो उस बिल पे हमें पैसे मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। फिर बिल्स पेबल। इसमें क्या होगा कि बायर एंड सेलर, इसमें मैं बायर हूँ और वो पर्सन है जिसने हमें माल बेचा वो सेलर है, ठीक है। 2 पार्टीज होती हैं इसमें भी। जब व्हेन आवर कंपनी परचेज समथिंग, जब हमारी कंपनी कुछ खरीद रही है, द सेलर ऑफ सच गुड्स प्रोवाइड्स अ बिल टू अस। तो जो उस गुड्स का सेलर होगा यानी जिसने हमें वो माल बेचा वो हमें एक बिल देगा, ठीक है। आवर कंपनी हैज़ टू एक्सेप्ट बिल इन ल्यू टू पे ऑन अ सर्टेन पीरियड। इट मीन्स कि हमारी कंपनी को उस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हमारे पास उसकी पेमेंट होगी तो हम उस पर अपना जो पेमेंट होगी वो दे देंगे और अपना जो बिल होगा वो वापस ले लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो उसने हमें बिल दिया हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। इट मीन्स कि हम उस बिल पे साइन कर रहे हैं, यानी कि हम उस बिल पे पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो जब हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे हुए आज के 10 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।